दोस्तों सबसे पहले जिक्र करते हैं रॉबर्ट ओपेनहाइमर का, जिन्होंने एटम बम इजाद किया। दूसरी जंग अजीम के दौरान एटम बम की तख्लीक और इसके इस्तेमाल में सबसे बड़ा हाथ साइंसदान रॉबर्ट ओपेनहाइमर का था। अमेरिका के तबीयतदान रॉबर्ट ओपेनहाइमर इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर थे। इन्होंने अपनी बेहतरीन खिदमात की बदौलत अपनी टीम को कामयाबी दिलवाई और तारीख का पहला एटम बम तैयार करने में कामयाब रहे। जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराने से पहले 16 जुलाई 1945 को न्यू मैक्सिको के एक रेगिस्तान में इसका तजुर्बा किया गया और इस ऑपरेशन को ट्रिनिटी का नाम दिया गया। एक अंदाजे के मुताबिक हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम हमले में 1.5 से 2.5 लाख अफराद हलाक हुए। एक पेचीदा शख्सियत के मालिक रॉबर्ट ओपियन ने अपने आप को एटमी ज़र्रात, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन और शुआओं की तवानाई के मुताले के लिए वक्फ कर रखा था। लेकिन उन दिनों दुनिया में जारी जंगी तनाज़ात की वजह से इनकी पेशा वराना जिंदगी ने एक ऐसा रुख इख्तियार किया जो आगे चलकर दुनिया के लिए तबाही का बायस बन गया। मशहूर जमाना साइंसदान अल्बर्ट आइंस्टाइन ने उस वक्त के अमरीकी सदर फ्रैंकलिन को एक खत लिखा था, जिसमें उन्होंने अमरीकी सदर को खबरदार किया कि जर्मन साइंसदान एटम बम बनाने की तैयारी कर रहे हैं और अगर वो कामयाब हो गए तो अमेरिका को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा, जिसके बाद अमेरिका में हुकूमती सतह पर एटमी हथियार बनाना तरजीह बन गई। एटमी हथियार बनाने के सारे अमल की सरबराही ओपेनहाइमर ने की और फौरी तौर पर कुदरती यूरेनियम से यूरेनियम 235 अलग करने और एटम बम के लिए इसकी मिकदार का तयन करने के अमल का आगाज कर दिया गया। इस काम को अंजाम देने के लिए इन्हें एक लेबॉरेटरी कायम करने और इसका इंतजाम संभालने की हिदायत भी दी गई। 1943 में इन्होंने न्यू मैक्सिको में लास आलामूस में इस लेबॉरेटरी के लिए जगह का इंतखाब किया। एटम बम के डिजाइन के हवाले से और इसके इस्तेमाल से मुतल्लिक आम फैसलों में रॉबर्ट का किरदार अहम था। इसके अलावा वो इस कमेटी का हिस्सा भी थे जिसमें यह फैसला किया गया कि इन बमों को कहां गिराया जाएगा। लेकिन इसके बाद कई मौकों पर ओपेनहाइमर ने हिरोशिमा और नागासाकी में हजारों अफराद के मरने पर गहरे दुख का इजहार किया। हत्ता कि बम धमाके के 2 माह बाद वो अपने ओहदे से मुस्ताफी हो गए, जबकि 1947 से 1952 तक वो अमेरिका में एटॉमिक एनर्जी कमीशन के मुशीर भी रहे, जहां वो जौहरी हथियारों के फैलाव और अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान हथियारों की दौड़ को रोकने की वकालत करते रहे। इसके अलावा इन्होंने हाइड्रोजन बम की तैयारी की भी सख्त मुखालफत की, लेकिन इनकी कोशिशें नाकाम रहीं। अपने मुतनाज़े बयानात की वजह से इनकी सिक्योरिटी वापस ले ली गई और आखिरकार इन्हें हासिल सियासी असर रसूख भी छीन लिया गया। 1950 की दहाई के आखिर और 1960 की दहाई के शुरू में ओपेनहाइमर की शख्सियत काफी तल्ख हो गई थी, क्योंकि इन्हें बहुत सी चीजों पर पछतावा था। इनके पछतावे का दायरा हमेशा जंग के बाद नाकामियों पर मरकूज रहा। इन्हें अफसोस था कि वो हथियारों की रोकथाम के अपने अज़ाइम में कामयाब नहीं हो सके। जब भी एटम बम की तबाही की बात की जाती है तो रॉबर्ट ओपेनहाइमर का नाम जरूर लिया जाता है और इन्हें एटम बम के मुअज्जिद यानी इंसानियत की दर्दनाक मौत का सामान करने वाले इंसान के तौर पर भी याद किया जाता है। यही वजह थी कि रॉबर्ट ओपेनहाइमर अपनी जिंदगी में इस पर बहुत पछताए और इसी पछतावे के साथ 18 फरवरी सन 1967 को इस दुनिया से रुखसत हो गए। नाज़रीन, अब बात करते हैं क्लाशनकोव के मुअज्जिद मिखाइल क्लाशनकोव की। मिखाइल क्लाशनकोव की खुदकार राइफल क्लाशनकोव कुर्रे अर्ज की मशहूर तरीन राइफल है। इस राइफल को दर्जनों ममालिक की फौजें इस्तेमाल कर रही हैं। मिखाइल क्लाशनकोव को 1938 में रेड आर्मी में शामिल किया गया। वो असले के डिजाइन में माहिर थे और इसलिए इनको रूसी टैंक रेजिमेंट में असले में बेहतरी की ड्यूटी सौंपी गई। सन 1947 में मिखाइल क्लाशनकोव ने AK-47 नामी मशीन गन तैयार की, जिसे सोवियत यूनियन और रूस समेत दुनिया भर की कई फौजों ने इस्तेमाल किया। क्लाशनकोव दुनिया भर में इनकलाब की अलामत भी बनी और अंगोला से लेकर वियतनाम और अल्जीरिया से लेकर अफगानिस्तान तक इसे इस्तेमाल किया गया। आपको ये जानकर भी मजीद हैरत होगी कि जहां इस राइफल को फलस्तीनियों ने कसरत से इस्तेमाल किया, वहीं दूसरी जानिब अलकायदा के सरबराह उसामा बिन लादेन भी इसी राइफल के हमरा देखे गए। आज भी ये दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली राइफल है और एटम बम के मुकाबले में AK-47 से होने वाली अमवात की तादाद कहीं ज्यादा है। दीगर खुदकार राइफलों के मुकाबले में जहां इसको तैयार करना आसान है, वहीं मैदान जंग में इसका इस्तेमाल और देखभाल भी खासी आसान है। मिखाइल ने अपनी जिंदगी में बहुत ही कम मौकों पर अपनी इस इजाद के बारे में अफसोस का इजहार किया। ताहम अपनी मौत से कुछ अरसा पहले इन्होंने एतराफ किया कि वो अजियतनाक रूहानी दर्द में है। मिखाइल क्लाशनकोव 2013 में 94 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। मिखाइल क्लाशनकोव की मौत के बाद
रूसी मीडिया पर मंजरेआम पर आने वाले एक खत में उन्होंने एतराफ किया था कि वो इस राइफल से होने वाली लाखों अमवात की जिम्मेदारी और इसका बोझ अपने कांधों पर महसूस करते हैं। इन्होंने ये खत अपनी जिंदगी में रूस के एक चर्च के सरबराह को लिखा था। इस खत के अल्फाज कुछ यूं थे: मेरा रूहानी दर्द नाकाबिले बर्दाश्त है। मैं अपने आप से बार बार ये सवाल करता हूं कि क्या मेरी राइफल ने लोगों को इनकी जिंदगियों से महरूम किया। मैं जितना ज्यादा जिंदा रहूंगा, ये सवाल मेरे जहन में इतना ही फंसता रहेगा। मैं सोचता हूं कि अल्लाह ने इंसान को हसद, लालच और जारियत की शैतानी ख्वाहिशात की इजाजत क्यों दी। दोस्तों, आखिर में आपको बताते हैं आर्थर गैलेस्टन और एजेंट ऑरेंज के बारे में। अमरीकी माहिर हयातियात और तबियात आर्थर गैलेस्टन ने कभी ये नहीं सोचा था कि वो कोई ऐसी चीज बना रहे हैं जिसे बतौर हथियार इस्तेमाल किया जा सकता है। वो पौधों के हार्मोन्स और इनकी नशोनुमा पर रोशनी के असरात पर तहकीक करते थे। इन्होंने पौधों की नशोनुमा के लिए ट्रायोडोबेंजोक नामी तेजाब का तजुर्बा किया। इन्होंने दरियाफ्त किया कि यह जुज्व सोयाबीन के फूलों की नशोनुमा बढ़ा सकता है। ताहम इन्होंने खबरदार किया कि इसके ज्यादा इस्तेमाल से पौधे अपने पत्तों से महरूम हो सकते हैं। लेकिन गैलेस्टन की ये नतायज सिर्फ पौधों तक ही महदूद नहीं रहे। वियतनाम जंग के तनाजुर में जो 1955 से 1975 के दरमियान हुई, दूसरे साइंसदानों ने इस तेजाब को एजेंट ऑरेंज बनाने के लिए इस्तेमाल किया। एजेंट ऑरेंज एक ताकतवर जड़ी बूटी मार दवा है जिसका मकसद जंगलात और फसलों को खत्म करना था। 1962 से 1970 तक अमरीकी फौजियों ने फसलों को तबाह करने और अपने दुश्मनों की नकलो हरकत के मकामात और रास्तों का सुराग लगाने के लिए तकरीबन 20 मिलियन गैलन जड़ी बूटी मार दवा का इस्तेमाल किया। जब गैलेस्टन को इसकी खबर हुई तो इन पर इसका गहरा असर हुआ और इन्होंने बार बार हुकाम और दुनिया को एजेंट ऑरेंज के माहौलियाती नुकसान से आगाह किया। इसके बाद इन्होंने खबरदार किया कि यह जड़ी बूटी मार दवा इंसानों के लिए भी खतरा है। एजेंट ऑरेंज का सबसे खतरनाक जुज्व डाइऑक्सीन है जो दहाइयों तक माहौल में रह सकता है और इंसानों को तरह तरह के नुकसान पहुंचा सकता है। डाइऑक्सीन कैंसर, जीन्स की नशोनुमा में खराबी और बांझपन के मसाइल के अलावा आसाबी और मदाफती निजाम पर भी हमला आवर हो सकता है। गैलेस्टन और दीगर साइंसदानों की वार्निंग ने अमरीकी हुकूमत को इस बारे में मजीद मुताले की हिदायत जारी करने पर मजबूर किया, जिसके नतायज की रोशनी में उस वक्त के अमरीकी सदर रिचर्ड निक्सन ने एजेंट ऑरेंज के छिड़काव को रोकने का हुक्म जारी कर दिया। आर्थर गैलेस्टन ने यह दावा किया कि एजेंट ऑरेंज साइंस का गलत इस्तेमाल था। इन्होंने ये भी कहा कि साइंस का मकसद इंसानियत का खात्मा नहीं बल्कि इसकी बेहतरी है और मेरे नजदीक इसको फौजी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं है। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।